नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और रीजनल प्लानिंग का लेक्चर नंबर 15 होने वाला है। इसमें हम भारत में नियोजन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़ेंगे, जिसमें अपने एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो इसमें अपन कौन कौन सी योजनाएं पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। रीजनल प्लानिंग का लेक्चर नंबर 15 है। इसमें हम एक तो बस्तर जो प्लेटू है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आता है, अपने बस्तर पठार पढ़ेंगे। पहाड़ी आंदोलन है या पहाड़ी क्षेत्र विकास है कार्यक्रम, हिल डेवलपमेंट, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो देखेंगे, हिल एरिया डेवलपमेंट। और कुछ जो शहरी नियोजन से संबंधित है, जैसे JNNURM एक इम्पॉर्टेंट योजना है, उसको भी देखेंगे आज अपन। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है अपना आज का, बिल्कुल लेक्चर को मिस नहीं करना है, पूरा कंप्लीट लेक्चर देखना। IGNP जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके बारे में भी अपन देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैं बता दूंगी, इसके बाद भी प्रोवाइड करा दूंगी। पर आज इस थ्योरी को पहले पढ़ेंगे और फिर उससे कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देखेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है NCR का जो कंसेप्ट है वो भी अपन पढ़ेंगे। NCR की प्लानिंग है, उसका क्या मेथड है, क्या काउंटर सिटी क्या होता है, सैटेलाइट टाउन क्या होता है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी जब अपन अर्बन पढ़ेंगे तो एक बार फिर अर्बन में भी डिस्कस करेंगे। अर्बन ज्योग्राफी पढ़ेंगे जब, अर्बन ज्योग्राफी, तो उसमें अपन सैटेलाइट टाउन क्या होता है वो देखेंगे, सैटेलाइट टाउन देखेंगे। और एक जो उपांत क्षेत्र बोलते हैं, और या पेरीफेरी रीजन बोलते हैं, उपांत क्षेत्र, वो भी देखेंगे। उपांत क्षेत्र क्या होता है, हिंटरलैंड क्या होता है, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे। तो एक बार फिर पढ़ेंगे इनको। वैसे बेसिक मैंने एक बार बता दिया था जब अपन ने थिंकर्स पढ़े थे, तो उसमें भी अपन ने इन सबको एक बार कंक्लूड किया हुआ है, तो फिर देख लेंगे। तो ये आज के अपने सब हेडिंग्स हैं, तो देखते हैं। इसके बाद 5 ईयर प्लान जो है वो उसका एक PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगी, 5 ईयर प्लान। तो आपको उसमें कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छी PDF है, तो वो PDF आप डाउनलोड कर लेना। उसमें जो भी फैक्ट हैं वो याद रखने, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अपने से। योजना अवकाश की अवधि क्या थी, रोलिंग प्लान क्या है, तो ये सब भी अपन देखेंगे। योजना आयोग द्वारा योजनाएं बनाई जाती थी, उसके बाद फिर नीति आयोग आया था, 2015 में। तो ये भी अपन देखेंगे। योजना आयोग खत्म कर दिया था PM नरेंद्र मोदी है उन्होंने 2014 में, उसके बाद ये आया था, नीति आयोग आया था। तो देखते हैं नीति आयोग का क्या संगठन होता है, सब लेक्चर आएंगे। बट आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, NCR को पढ़ेंगे, बस्तर पठार का जो रीजन है उसको पढ़ेंगे, पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें विकास के क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो देखेंगे। एक अर्बन रिन्यूएबल मिशन है, JNNURM परिवहन से संबंधित, शहरों में विकास से संबंधित है, तो इसको पढ़ेंगे। IGNP प्रोजेक्ट है उसको भी कंप्लीट देखेंगे अपन। तो बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ से। तो शुरू करते हैं। ये तो JNNRUM का लोगो है। सबसे पहले देखते हैं भारत में नगर नियोजन। इससे पहले भी जब अपन ने नगर नियोजन को पढ़ा था तो इतिहास पढ़ा था, तो उस इतिहास में अपन ने क्या देखा था कि बॉम्बे प्लान क्या था। बॉम्बे प्लान देखा था अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में। बॉम्बे प्लान जो कि भारत के जो उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके सुझाव पे ये एक निजी योजना थी, उद्योगपतियों के सुझाव पे बनाया गया था। और भारत में आर्थिक नियोजन का पिता है वो सर M विश्वेश्वरैया को कहा जाता है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट बन जाते हैं, जो भी आप लेक्चर में देखते हो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखते हैं अपन भारत में नगर नियोजन का इतिहास। सबसे पहले सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, वहाँ नगर नियोजन के प्रमाण मिलते। तो ये अपने को पता है एक नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई थी, सड़कें हैं वो समकोण प्रकार की थी, नालियों की व्यवस्था थी। सब अपन ने पहले भी एक लेक्चर में कवर किया हुआ है, जब अपन ने हिस्ट्री पढ़ी थी तब इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ा था, तब उसमें पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता को। फिर से देख सकते हैं आप उस लेक्चर को। नेक्स्ट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे। तो पंडित विद्याधर ये थे, बंगाली ये वास्तुकार थे, बंगाली वास्तुकार थे। और सवाई जय सिंह द्वारा जो जयपुर नगर है वो बसाया गया था। इन्होंने वहाँ पर वेधशाला भी बनवाई थी, वेधशाला या शोर जो लेबोरेटरी बोल सकते हैं अपन, लैब टाइप का, वो बनवाया था। नेक्स्ट है 1915 में मद्रास के गवर्नर लॉर्ड पोर्टलैंड ने महान नगर नियोजक पैट्रिक गेडीज को, अपन ने इनकी बुक पढ़ी थी 1915 में, सिटीज़ इन इवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो मैं बार बार यहाँ बोलती हूँ, इसका मतलब आपको याद हो जानी चाहिए। तो नगर नियोजक को किसने बुलाया था, लॉर्ड पोर्टलैंड ने बुलाया था। और इनके सुझाव पर ही नगर नियोजन का कार्य नगर पालिकाओं को सौंपा गया था। अब कौन कौन सी नगर पालिकाओं को सौंपा गया था वो देखते हैं। मुंबई, मैसूर, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ आदि नगरों में इंप्रूवमेंट ट्रस्टों की स्थापना की गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत में पैट्रिक गेडीज हैं, इन्होंने नगर नियोजन का कार्य है वो शुरू किया था। नेक्स्ट है 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और एडविन लुटियंस ने इसका जो प्लान है वो तैयार किया था। तो ये 1911 में राजधानी शिफ्ट हुई, अपन को पता है, अपन ने इसको याद रखा था कि मुगल जल गार्डन में हैदर ने दिल्ली की लुटिया डुबोई, ऐसे अपन ने याद रखा था। मुगल जल गार्डन
में एडविन लुटियन, दिल्ली की लुटिया डुबो, ऐसे करके अपन ने याद रखा था जब अपन ने ये इंट्रोडक्शन पढ़ा था लुटियंस का तब। नेक्स्ट है 1911 में ही जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर नगर बसाया था और इसके वास्तुशिल्पी थे जूलियन कैनेडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जैसे नगर का नाम आ गया जमशेदपुर, जयपुर, दिल्ली, और फिर एक साइड में ये इनके वास्तुशिल्पकार आ गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। जूलियन कैनेडी है, इन्होंने जमशेदपुर नगर की योजना तैयार करी थी। नेक्स्ट है 1950 के दशक में भारत विभाजन के बाद योजना तैयार की गई, किसकी? चंडीगढ़ शहर की, और राजधानी है वो 1953 में शिमला से चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई थी। चंडीगढ़ है वो हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल सिटी है, हरियाणा और पंजाब दोनों की ही चंडीगढ़ कैपिटल सिटी है। और SDG सस्टेनेबल सिटी वाले गोल में ये फर्स्ट है, जो मैंने याद कराया था कंजप्शन और रिस्पॉन्सिबल वाला जो SDG गोल था उसमें इसकी फर्स्ट रैंक है चंडीगढ़ की। नेक्स्ट है चंडीगढ़ का जो वास्तुकार था ये ली कार्बूजियर था, तो अपन ने इसको याद रखा था कि ले यार रेडी हो, चंडीगढ़ जाना है, तो रेडी से तो रेडियंट सिटी की कंसेप्ट है वो भी इसकी दी हुई है ली कार्बूजियर की। ले यार रेडी हो, चंडीगढ़ जाना है, तो ले यार से ली कार्बूजियर। नेक्स्ट है ये नगर पड़ोसी इकाई यूनिट सिद्धांत पर निर्मित है, तो ये इनका क्लेरेंस पेरी का था ये कंसेप्ट, क्लेरेंस पेरी का था ये कंसेप्ट। नेबरहुड यूनिट, तो अपन ने इसको याद रखा था कि परी के निकट में कौन नहीं रहना चाहेगा, सभी रहना चाहेंगे, तो नगर पड़ोसी इकाई एक ये कंसेप्ट पे बसा हुआ नगर है। और ये एक ग्रिड आयरन पैटर्न पे बसा हुआ शहर है, एक जाल बनाया हुआ है सेक्टर्स का, इसमें जो भी सड़कें हैं वो 90 डिग्री पे कट करती हैं, और एक ग्रीन सिटी भी बोल सकते हैं अपन इसको, ग्रीन सिटी है ये, ग्रीन सिटी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का नगर भी कहा जाता है। इसमें 30 सेक्टर बनाए गए हैं। आपको बताना है इसका CBD है वो कितने नंबर में है, मैंने पहले भी कवर कराया हुआ है। चंडीगढ़ का जो CBD है वो कितने नंबर सेक्टर में है ये आपको बताना है। फर्स्ट सेक्टर है वो कल्चरल कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है इसको फर्स्ट सेक्टर में। इसमें इसके लेजिस्लेटिव और जो भी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं वो सारी फर्स्ट जो सेक्टर है उसमें है, ये भी मैंने उस लेक्चर में कराया हुआ है। तो आपको कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप पीछे के लेक्चर में जाके देख सकते हो। चंडीगढ़ शब्द का मतलब क्या होता है? चंडी का नगर या चंडी का किला, देवी चंडी का किला इसका अर्थ होता है। और यह नाम है ये पंचकुला में स्थित एक मंदिर से लिया गया, तो ये भी आप रख सकते हो, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा नगर है वो किसी देवी के नाम पर रखा गया है, तो ऐसे देवी नाम आने पर चंडी से याद रख सकते हो आप, चंडी देवी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन NCR का कंसेप्ट देखते हैं। NCR क्या होता है, NCT क्या होता है। NCR और NCT में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, तो आप ये देखेंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है, सैटेलाइट टाउन क्या होता है, ये सब देखेंगे अपन कंसेप्ट। तो NCR का हिस्ट्री देखते हैं थोड़ा सा। NCR नेशनल कैपिटल सिटी रीजन, तो ये भी लिखा आ सकता है, नेशनल कैपिटल सिटी रीजन भी लिखा आ सकता है। ये सिटी नहीं हटा के सीधा NCR भी लिखा आ सकता है, तो ये दोनों ही सही है। 1911 में अपन ने देख लिया था दिल्ली राजधानी बन गई थी। एडविन लुटियंस इसके वास्तुकार थे और जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को बसाया था। ये जॉर्ज पंचम ने बसाया था। और 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत की ये राजधानी बना। 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये सारे फैक्ट हैं, आप याद रख सको तो ठीक है, नहीं तो एक आपको सीक्वेंस पता चल जाए इसलिए यहाँ ऐड किए गए हैं। 1991 में 69th जो संविधान संशोधन हुआ उसमें NCR का दर्जा दिया गया। यहाँ विधानसभा बनाई गई और मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। और यहाँ का जो मुख्य प्रशासक होता है, गवर्नर होता है, LG होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और CM भी होता है यहाँ पर, तो गवर्नर है उसकी सरकार होती है बेसिकली यहाँ पे। नेक्स्ट है NCR का जो क्षेत्र है वो दिल्ली के चारों ओर का क्षेत्र है। इसको अपन मैप से भी टैली करेंगे। 110 जो किलोमीटर का क्षेत्र है, जैसे ये दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया या मेन सिटी हो गई, उसके बाहर जो 115 किलोमीटर का क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? NCR बोलेंगे। तो NCR का कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम में पूछा भी जाता है। दिल्ली के चारों ओर के नगर प्रदेश जिसमें विकास को नियोजित करके इस पर जनसंख्या के दबाव को कम करना इसका उद्देश्य है। NCR को विकसित करने का क्या उद्देश्य है कि जो मेन सिटी है उस पर जनसंख्या है या संसाधनों का जो भी दबाव है उसको कम किया जा सके। यह कार्य कौन सी संस्था कर रही है? RUPO, रूरल अर्बन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। और जो NCR का कंसेप्ट है उसका नींव कहाँ से रखा गया या उसका बेसिक क्या है? तो वो है मेट्रोपॉलिटन या दिल्ली मास्टर प्लान जो है DMA है, ये उसका नींव है NCR का। इसको स्वीकृति है NCR को 1962 में मिली और 1985 में इसको संवैधानिक रूप दिया गया। तो इसमें बहुत सारा टाइम लग गया संवैधानिक रूप देने में। ये भी पूछा जाता है कि स्वीकृति कब दी गई और संवैधानिक रूप कब मिला, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। 1988 में इस परियोजना को वैधानिक स्वीकृति मिली, ये 1988 में मिली वास्तविक रूप में। ये इसमें
संवैधानिक संस्था तो 1985 में गठित हो गई और वैधानिक स्वीकृति है वो 1988 में मिली। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं अपन एनसीआर में क्या क्या रीजन है वो शामिल है। एन क्षेत्र देखते हैं, एनसीआर में हरियाणा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है यहाँ इसका, और 13 जिले हैं हरियाणा के। ये अपने से पूछा नहीं जाएगा, ये बहुत ऐसे अभी तक नेट के एग्जाम में नहीं पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का 2 नंबर पे, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है इसमें 8 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं ये भी आप देख सकते हो। फिर राजस्थान के 2 जिले हैं, राजस्थान का सबसे कम क्षेत्रफल है इसमें 1.31 ही है, और अलवर भरतपुर का क्षेत्रफल शामिल है इसमें, और दिल्ली का पूरा दिल्ली का एरिया है 100% इसमें शामिल है। और एनसीआर को विकसित करने के क्या क्या उद्देश्य हैं। एनसीआर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास करना। एनसीआर का सीमांकन कैसे किया जाएगा, जनसंख्या की सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं के आधार पर एनसीआर का सीमांकन किया जाएगा। और एनसीआर के विकास प्रतिरूप में क्या क्या शामिल है, अनुषंगी नगरों का विकास करना, सैटेलाइट टाउन बनाना, ताकि एनसीआर के अंदर जनसंख्या को रोका जा सके, उसके बाहर ही जनसंख्या है उसका केंद्रण किया जा सके। राष्ट्रीय राजधानी में स्थित कस्बे हैं जिनको धीरे धीरे नगरीय सुविधाओं में परिवर्तित कर दिया गया है। जैसे ये पहले छोटे शहर थे, अब उनको क्या है, उनको और ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल करा दी गई हैं। नेक्स्ट है उपनगरीय क्षेत्रों का विकास। सैटेलाइट टाउन के बाद जो ग्रामीण और नगरीय उपांत है उसमें भी कस्बों को विकसित करना। किस प्रकार से विकसित करना, इंडस्ट्रियल उनको टाउन बना देना, वाणिज्यिक उपनगर बना देना, धार्मिक उपनगर बना देना, और सांस्कृतिक उपनगर में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिकारक नगरों का विकास, काउंटर मैग्नेट सिटी बनाना, बहुकार्यात्मक मल्टीफंक्शनल जो सिटी है उनका विकास करना, अतिरिक्त महानगरीय केंद्रों का विकास, और फिंगर प्लान और रेडियल प्लान। ये सब मैं एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ सिर्फ बेसिक आपको समझना है। इसको जैसे अपन समझ सकते हैं, ये अपन ने मेट्रोपॉलिटन, सबसे पहले अपन एक रीजन लिया, ये मेन जो दिल्ली है उसका रीजन है। फिर यहाँ एक मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया है ये सारा इसका। तो यहाँ क्या होगा, ये अतिरिक्त महानगरीय क्षेत्र है, ये अतिरिक्त महानगरीय। अब ये नगर बढ़ता जाएगा तो इसमें क्या है, संसाधन है उसकी समस्याएं होगी, ओवर क्राउडेड हो जाएगा, ये संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, तो नगर का लगातार विस्तार होता रहता है, नगर अरीय रूप में फैलता है। तो ये इसके लिए क्या है, इसके लिए फिर फिंगर प्लान बनाया जाता है, फिंगर प्लान। इस प्रकार से नगर का फैलाव होता है। तो ये क्या है, धीरे धीरे नगर बढ़ता जाता है, तो ये अपने आसपास का जो ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर भी इसका आधिपत्य हो जाता है। एग्रीकल्चर लैंड है उसको कैप्चर कर लेता है, ये एग्रीकल्चर लैंड को कैप्चर कर लेता है। तो ये तो सिटी था अपना मेन, और ये रूरल एरिया था। तो सिटी और रूरल एरिया के बीच में एक उपांत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ क्या है, छोटे छोटे कस्बे विकसित हो जाते हैं। जो नगर से ज़्यादा भूमि जाने वाले कार्य हैं वो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ये कंसेप्ट अपन अर्बन में फिर पढ़ेंगे, तो यहाँ आपको ज़्यादा प्रेशर या लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है, एनसीआर में क्या किया गया कि इस क्षेत्र में कोई बड़ी इंडस्ट्री और ये नहीं लगाकर, यहाँ इंडस्ट्री वगैरह नहीं स्थापित करके, यहाँ जो छोटे छोटे ये नगर या कस्बे जो विकसित हो रहे हैं इनको और ज़्यादा संसाधन प्रोवाइड करा के यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाए, ताकि जो जनसंख्या है वो यहाँ नहीं जाकर जनसंख्या का संकेंद्रण है वो यहीं हो जाए। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, काउंटर मैग्नेट सिटी बोलेंगे। जनसंख्या का शहर में नहीं जाकर जो उपांत क्षेत्र है वहाँ पर ही इकट्ठा हो जाना, तो इसको क्या बोलेंगे, काउंटर मैग्नेट सिटी बोलेंगे अपन इनको, काउंटर मैग्नेट सिटी। और यहाँ पर कुछ बहुत बड़े जो टाउन है या सैटेलाइट अपन सिटी कह सकते हैं वो विकसित हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े सैटेलाइट टाउन है वो विकसित हो जाते हैं। ये सैटेलाइट टाउन है, ये क्या करेंगे, अपनी जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको रोजगार अवेलेबल कराएंगे, पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराएंगे, जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, सैटेलाइट टाउन, अनुषंगी नगर हैं उनका विकास हो जाएगा। और ये अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया। फिर यहाँ क्या हो जाएंगे, मल्टीफंक्शनल जो टाउन है उनका विकास होगा, मल्टीफंक्शन। जैसे अपन ने देख लिया काउंटर मैग्नेट सिटी है। काउंटर मैग्नेट सिटी कहाँ अवेलेबल कराई जाएगी, एनसीआर के बाहर वाले क्षेत्र में। तो ये भी, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसको एक बार फिर डायग्राम के थ्रू आपको बता देती हूँ, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये अपन ने देखा था, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है, ये जो दिल्ली है उसका मेन रीजन है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली का रीजन है, इसको एनसीटी बोलेंगे, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी अलग है, एनसीआर अलग है। एनसीआर में क्या क्या शामिल है, एनसीआर में हरियाणा के 13 जिले शामिल हैं, यूपी के 8 जिले शामिल हैं, और राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं, अलवर भरतपुर। तो ये एनसीआर का रीजन है। एनसीटी और एनसीआर में फ़र्क समझ में आ गया। अब देखिए,
एनसीआर का तो विकसित हो गया, अब एनसीआर पे प्रशासन कौन करेगा? एनसीआर में एक तो एनसीआर का खुद का प्लान होता है, खुद का एक कमेटी होती है, वो इसको ऑर्गेनाइज करेगा। और साथ ही साथ जो राज्य हैं, संबंधित राज्य हैं, जैसे हरियाणा, ये जैसे झज्जर वाला, ये गुड़गांव वाला एरिया, उसमें हरियाणा सरकार है, उसका प्रशासन रहेगा। राजस्थान वाले में राजस्थान का रहेगा, यूपी वाले में यूपी का रहेगा। तो एनसीआर पर योजना कौन कौन बना सकता है? राज्य सरकार भी बना सकती है और एनसीआर का प्लानिंग बोर्ड है वो भी बना सकता है। नेक्स्ट, जो काउंटर मैग्नेट सिटी होंगे वो क्या करेंगे? काउंटर मैग्नेट सिटी बनाएंगे जाएंगे। जैसे अलवर भरतपुर है, तो यहाँ पर जो कैपिटल सिटी है, सॉरी, वहाँ यहाँ जो काउंटर मैग्नेट सिटी है वो अजमेर हो जाएगा। अजमेर, सीकर हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा और कोटा हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये जो नगर हैं ये अपने पॉपुलेशन को सारा जो संसाधन है या एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड कराएंगे, ताकि इस जनसंख्या को एनसीआर वाले रीजन में एकत्रण होने से बचाया जा सके। और ये जो पॉपुलेशन है इसको यहीं पर सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करा के यहीं पर इनको रोका जा सके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। काउंटर मैग्नेट सिटी का मतलब क्या है कि जो जनसंख्या है उसको एनसीआर में, या जो उद्योग धंधे हैं उनको एनसीआर में नहीं लगा के जो अन्य सिटी हैं, जो आसपास की सिटी हैं, उनमें केंद्रित किया जा सके, ताकि एनसीआर के जो रिसोर्सेज हैं या पर्यावरण संबंधी समस्याएं जो वहाँ पर उत्पन्न हो रही है उनको रोका जा सके। तो नेशनल कैपिटल रीजन का कंसेप्ट समझ में आ गया, एनसीटी का कंसेप्ट समझ में आ गया आपके। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, अपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। यहाँ एक बार फिर से अपन देखते हैं, ये दिल्ली का रीजन है, फिर ये इसका मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया, ये इसका मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया, अतिरिक्त महानगरीय क्षेत्र कह सकते हैं अपन इसको, अतिरिक्त महानगरीय क्षेत्र हो गया ये इसका। और ये संबंधित अपन ने देख लिया था, हरियाणा का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, फिर यूपी का है और फिर राजस्थान का है। तो ये क्या हो गया, एनसीआर का रीजन देख लिया। फिर इसके बाद काउंटर मैग्नेट सिटी क्या क्या हो जाएंगे इसके? काउंटर मैग्नेट सिटी जैसे इसमें सीकर, अजमेर, ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर, कोटा, ताकि जो पॉपुलेशन है वो एनसीआर वाले रीजन में ज़्यादा संसाधनों पर दबाव नहीं पड़े। लुधियाना हो गया, अंबाला हो गया, पटियाला हो गया। तो ये अपन को याद तो नहीं रखने, क्योंकि नेट के एग्जाम में आज तक ऐसे पूछा नहीं गया कि इनमें से कौन सा काउंटर मैग्नेट सिटी नहीं है। फिर भी अपने को कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए कि काउंटर मैग्नेट सिटी का कंसेप्ट है वो किस लिए लाया गया, योजना कब लाई गई, कब उसको संवैधानिक स्वीकृति है वो मिली। तो ये सब एनसीआर से रिलेटेड देख लिया अपन ने। ये भी आप बना के एक बार बना के देखोगे तो आपको याद रह जाएगा। अतिरिक्त महानगरीय क्षेत्र हो गया दिल्ली के, फिर जो शहर है उसको एक सिटी और रूरल जो एरिया है उसके बीच एक उपांत का निर्माण हो गया। फिर अपन ने काउंटर मैग्नेट सिटी है उसका विकास देखा। नेक्स्ट एनसीआर का डेवलपमेंट देख लिया। अब आईजीएनपी प्रोजेक्ट देखते हैं अपन। आईजीएनपी जो प्रोजेक्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसमें एक मैप दिखाया गया यहाँ पे। आईजीएनपी जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये कंवर सेन नाम के एक इंजीनियर थे, कंवर सेन नाम के इंजीनियर थे, उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, कंवर सेन। और बीकानेर राज्य में पेयजल समस्या से रिलेटेड इनकी बुक थी। बीकानेर राज्य में पेयजल संबंधित समस्याओं का निवारण करने के लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी और उसी पर ये बेस्ड बनाया गया था। व्यास और सतलज नदी है, उनके जल को रोक के हैरिके बैराज बनाया गया। हैरिके बैराज पंजाब में फिरोजपुर में है, हैरिके बैराज फिरोजपुर में है। वहाँ से रोककर फिर एक फीडर नहर निकाली गई है। जैसे व्यास और सतलज नदी के जल को रोककर हैरिके बैराज बनाया गया है और यहाँ से एक फीडर नहर निकाली गई है जो कि हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड से राजस्थान में प्रवेश करती है। मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ का क्षेत्र है ये श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर का एरिया है। फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर है ये बाड़मेर की गडरा रोड जो है, ये इसका 0 पॉइंट भी बोलते हैं इसको, 0 पॉइंट या इसका लास्ट जो पॉइंट है वो है गडरा रोड बाड़मेर। ये इसका बाद में एक्सटेंशन किया गया था। मेन जो कैनाल है उसकी लेंथ है 649 किलोमीटर। तो ये इसमें अपने को ये याद रखना है, हैरिके बैराज को से ये निकाली गई है, मसीता वाली हेड से प्रवेश करती है। फिरोजपुर में ये हैरिके बैराज बनाया गया है। व्यास और सतलज नदी है उनसे रिलेटेड ये परियोजना है। पेयजल और सिंचाई दोनों ही ये अवेलेबल कराई जाती है। पेयजल प्लस सिंचाई, ये एक पेयजल और सिंचाई की सुविधाओं को दूर करने के लिए पश्चिमी राजस्थान में ये योजना बनाई गई है। पश्चिमी राजस्थान में विकास के लिए ये योजना बनाई गई है, पश्चिमी राजस्थान के विकास के लिए। सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसको लाभान्वित करने के लिए
ये योजना बनाई गई है। तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी देख ली अपन ने। अब देखते हैं जनजातीय विकास कार्यक्रम। जनजातीय विकास कार्यक्रम से अपन जो बस्तर प्लेटू है या दंडकारण्य वाला रीजन है वहाँ से क्वेश्चन बनता है अपने। तो जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में देखते हैं अपन ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट। ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट ये जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर आर्थिक सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए ये बनाया जाता है। वहाँ पर क्या क्या समस्याएं होती हैं, कृषि से रिलेटेड होती है, जो जनजातीय जो वातावरण है वो सब प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर होते हैं। जनजातीय जो लोग होते हैं वो कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी की समस्याएं होती हैं। और यहाँ कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत है वो अपने से पूछा जा सकता है। जैसे एक तो है ट्राइफेड। ट्राइफेड 1987 से यहाँ वर्क कर रहा है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है, जनजातीय जो क्षेत्र है वहाँ पर जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे लकड़ी से रिलेटेड हो गए, फूलों से रिलेटेड हो गए, तो जो भी उनकी आजीविका है पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण पर आधारित, वहाँ से वो जो उत्पाद बनाते हैं उनकी मार्केटिंग कौन करता है, ट्राइफेड करता है। नेक्स्ट है पैसा एक्ट। पैसा एक्ट है ये शेड्यूल जो एरिया है, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है वहाँ पर पंचायती राज को लागू करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है EMRS। EMRS 2020 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो ये जनजाति क्षेत्र है वहाँ पर ये एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे ताकि वहाँ पर जो मानवीय संसाधनों का विकास किया जा सके, मानवीय संसाधनों का विकास किया जा सके। तो एकलव्य मॉडल स्कूल है, ये भी जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है वन धन विकास केंद्र और वन बंधु कल्याण योजना, ये भी आजीविका से संबंधित ही है। नेक्स्ट है माडा और माडा क्लस्टर, ये राजस्थान की दो योजना है। माडा और माडा क्लस्टर ये राजस्थान की है। मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये, तो ये अनुसूचित जनजाति के लिए ही है, अनुसूचित जो क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है उनके लिए है ये। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है अपने RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में। नेक्स्ट है शहरिया विकास कार्यक्रम। शहरिया विकास कार्यक्रम 1977 से 1978। बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम, ये भी इसी से रिलेटेड है। तो अगर आप राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इनको छोड़ सकते हो। अगर आप UGC नेट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इनको छोड़ सकते हो। ट्राइबल एरिया के बाद अपने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है बस्तर जो रीजन है, बस्तर जिले से रिलेटेड अपना प्रोग्राम है। बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ का, ये भी जनजातीय क्षेत्र में ही शामिल है। बस्तर की लोकेशन पूछी जाती है। एक तो अपने बस्तर छत्तीसगढ़ में है और ये क्या है, पहाड़ी क्षेत्र कह सकते हैं। और बेसिकली ये पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है ये, पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है ये बस्तर पठारी क्षेत्र है। इसमें दंडकारण्य वाला रीजन भी आ जाता है, दंडकारण्य वाला रीजन आ जाता है इसमें। और इसकी फिजियोग्राफी देखते हैं। बस्तर का पठार, ये इसमें मैप में शो हो रहा है, बस्तर का पठार, दंडकारण्य। तो इसकी लोकेशन पूछ ली जाती है। इसके उत्तर में क्या है, ये महानदी बेसिन हो गया, महानदी बेसिन। यहाँ पर पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वो है, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, गडजात हिल्स है, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। इसकी जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन आता है। इंद्रावती नदी है वो बस्तर पठार की प्रमुख नदी है, ये जरूर पूछा जाएगा अपने से कि बस्तर पठार की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, इंद्रावती नदी है मुख्य नदी। सबरी और सिलेरू है, ये भी इसके दक्षिणी भाग से प्रवाहित होती है और ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। सबरी और सिलेरू नदी किस में मिल जाती है, गोदावरी में। ये यहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। तो ये यहाँ सबरी और सिलेरू इसके सहायक नदी है और फिर ये इसमें गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो अपने को कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है कि जो बस्तर वाला जो एरिया है या दंडकारण्य वाला एरिया है उसकी मुख्य नदी है वो इंद्रावती है और ये जो जनजातीय क्षेत्र है वो इसी में निवास करता है। तो ये अपने इसकी फिजियोग्राफी देख ली। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसकी जो भी प्रमुख जनजातियां हैं वो कौन कौन सी इसमें रहती हैं। वन संसाधन और खनिज संसाधन है, यहाँ पर लोहा निकलता है, बेलाडीला खान है। जनजातियां हैं गोंड, अबूझमार, ध्रुवा, प्रजा, मारिया, राजमारिया, भाडरा और दोरला, ये इसमें जनजातियां पाई जाती हैं। तो ये जनजातियों से ऐसा पूछा नहीं गया है। बाबा कामटे जो अपन नाम सुनते हैं, बाबा आमटे और मंदाकिनी आमटे, इन्होंने इन जनजातियों पर वर्क किया है। मंदाकिनी आमटे, इनके जीवन उत्थान के लिए इन्होंने वर्क किया है। तो ये जनजातियां हो गई यहाँ की। या आप इसको पीडीएफ में और देख सकते हो आप। बस्तर पठार में रहने वाली मुख्य जो जनजाति है वो है गोंड जनजाति और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, अपन ने ये भी देखा था। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से ये बिलोंग करती हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ये जनजातियां हो गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं हिल एरिया डेवलपमेंट, अपन ने ये देख लिया था। नेक्स्ट है JNNURM, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक शहरी मिशन है,
शहरी मंत्रालय द्वारा 2005 में लॉन्च किया गया था। ये इसका लोगो भी देख लेते हैं, JNNURM का ये लोगो है। लोगोस आपने ये जो सिटी बस होती है, लो फ्लोर बस होती है, उस पर देखा होगा। सिटी बस होती है ना, लो फ्लोर या हाई फ्लोर भी बोल सकते हैं, उनमें भी होता है ये। लो फ्लोर बसें इनका संचालन करता है ये। तो JNNURM का लोगो देख लिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देखते हैं अपन, JNNURM की क्या क्या हैं। तो ये 2005 में लॉन्च किया गया था। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशाल योजना है, शहरों के आधुनिकीकरण के लिए ये शुरू की गई। और उस टाइम PM थे मनमोहन सिंह। और अभी ये अमृत जो योजना है उसका इसने रूप ले लिया है। अमृत योजना इससे पहले जो थी वो JNNURM थी और अभी जो है वो अमृत योजना है। नेक्स्ट ये बंद हो गई थी 2014 में। और ये किस लिए लाई गई? इस योजना को शहरों में जीवन की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे में सुधार के कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत किया गया था। और इसकी अवधि क्या है? 3 दिसंबर 2005 से 2012 के लिए थी पहले ये, फिर 2 साल बढ़ा के 2014 तक कर दिया गया था इसको। तो ये भी पहले 2012 तक के लिए थी ये। इसका मुख्य कार्य क्या है? शहरों में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के उन्नयन की रणनीति बनाना, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराना और व्यापक शहरी क्षेत्र में सुधारों को मजबूत करने के लिए आर्थिक रूप से उत्पादक, कुशल, न्याय संगत और उत्तरदायी शहर बनाना है। ये कार्य क्या क्या करती हैं? जल आपूर्ति और स्वच्छता, ठोस जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका काम करती है, सड़क नेटवर्क का काम करती है, शहरी जो ट्रांसपोर्ट है उसका काम करती है, और पुराना जो शहर है उसको नए रूप में या बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें कैसे विकसित किया जा सकता है, तो उससे रिलेटेड ये काम करती है। तो JNNURM है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। और ये 2005 में लॉन्च किया गया था। 2005 से 2014 तक की ये योजना है, 2014। इसके बाद आया था अमृत मिशन, AMRUT, अमृत मिशन। तो ये भी अपन देखेंगे, अमृत मिशन को भी देखेंगे, नीति आयोग को भी देखेंगे। जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको PDF अवेलेबल कराई जाएगी। आज का लेक्चर कैसा लगा आपको? इसमें आपको कहाँ प्रॉब्लम आई, कौन सा कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया, इसमें और कौन कौन से कंसेप्ट है वो ऐड करने हैं, ये सब आप अपने जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।